नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे अपने क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें अपने अभिक्रियाओं के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो देख लेते हैं, दोबारा से उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, वापस से देख लेते हैं कि सबसे पहले अपने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। देखो इसमें क्या होते हैं, अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं, इसमें उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं। उसके बाद में पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसने विस्थापित कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, आपस में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ा था ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, जिसमें O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, या फिर कह सकते हैं इसके अंदर अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही बात होती है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या होता है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद में अपने इसी के अंदर एक प्रकार और पढ़े थे, इसी के आगे प्रकार में अपने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दूसरा प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें दोनों ही अभिक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। देखो ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन से ही है, उपचयन कह दो या ऑक्सीकरण कह दो एक ही बात है। तो ये अपने लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके थे, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में, इसी का ही एक प्रकार है, इसी के बारे में एक प्रकार के बारे में बात करेंगे, उपचयन के बारे में। उपचयन के कुछ प्रभाव होते हैं जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, कौन से हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर देखो अपन देखेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण कह दो या उपचयन कह दो, अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव हैं डेली लाइफ में। तो पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक है, या जो चांदी के इनके गहने पहने जाते हैं या जो भी उपकरण होते हैं चांदी के इनके, ये इनके ऊपर भी क्या हो जाता है, काले कलर की परत चढ़ जाती है। तो यही होता है संक्षारण। देखो संक्षारण का मतलब क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित नमी, किसमें, नमी में या ऑक्सीजन में या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, इसको संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो संक्षारित होने की प्रक्रिया है ये कहलाती है संक्षारण। देखो ध्यान से इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब कोई धातु अपने आसपास इसके पास में स्थित नमी हो, जिसको आर्द्रता कहते हैं, या फिर वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, या फिर वहां पर कोई अम्ल हो, इनके संपर्क में आने से वो धातु संक्षारित हो जाती है, मतलब इसके ऊपर जंग लग जाता है। और ये जो संक्षारण होने की प्रक्रिया है, ये जो जंग लगने की प्रक्रिया है, उसी को अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ये जैसे अपन देखते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर क्या होता है, ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, यानी लोहे पर जंग लगना आपने देखा होगा। दूसरा है चांदी पर भी काले कलर की परत चढ़ जाती है। चांदी पर कौन से कलर की, ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है। देखा होगा गर्ल्स ने जो पहन रखे हैं चांदी के इनके गहने पहनते हैं या जो भी चांदी के उपकरण होते हैं, उसको कुछ दिन में रख दो तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। ठीक है, और तीसरा है तांबे पर कौन से, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तांबा जो होता है, तांबे के उपकरण जो होते हैं उसके ऊपर हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में रहने से उसके ऊपर कौन से कलर की, हरे कलर की परत चढ़ जाती है, यानी उसका हरे रंग के रूप में संक्षारण होता है। तो आपने उदाहरण देखिए, देखो ये क्वेश्चन एक नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है, कौन सी धातु पर संक्षारण से काली परत चढ़ जाती है, तो कौन सी धातु पर होता है, चांदी पर।
कौन सी धातु के संसारण से उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है? तो तांबे के। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं एक और टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। विकृत गंधिता का मतलब होता है कोई भी तेलीय पदार्थ है, यानी तेल से या वसा से यानी फैट से बना हुआ कोई भी पदार्थ है, तो वो कुछ ही समय में क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है, विकृत गंधी हो जाता है। मतलब उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है, वो खराब होने लग जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। देखो, उपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। इसके कारण उनका स्वाद तथा उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अपने घर में जो सब्जी बनाते हैं उस सब्जी को 2 दिन रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखना है आपको, फ्रिज से बाहर रख दो, 1 से 2 दिन में वो क्या हो जाएगा? उसका जो स्मेल है यानी उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। उसको आपने जैसे बनी हुई सब्जी उस समय खाई थी और उसको 2 दिन बाद में खाएंगे तो उसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा? उसके अंदर अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी, जिसको अपन कहते हैं सब्जी खराब होना, यानी सब्जी खराब हो जाती है। तो ये क्या है? ये एक विकृत गंधिता की प्रक्रिया है, जिसको अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अपने को पता है सब्जी किससे बनी होती है? तेल से बनी होती है। तो ये है विकृत गंधिता का प्रकार, यानी विकृत गंधिता क्या होती है। इसके बाद में अपन इसमें देखें तेलीय या वसा युक्त, वसा मतलब फैट से जो खाद्य पदार्थ बने होते हैं उनके उपचयन को रोकने के लिए, यानी अब इसको कम कैसे करें? अब आपने यहां पर बात करेंगे संक्षारण की, तो संक्षारण में जैसे अपन बात करें लोहे पर जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं? उसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं? रंग कर देते हैं। लोहे पर क्या कर देते हैं? रंग कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है? उसके ऊपर जो जंग लगना होता है, वो संक्षारण है, वो आसानी से नहीं हो पाता। बताओ जो चांदी है उसके ऊपर क्या करने से उसके ऊपर नहीं होगा संक्षारण उसका? तो कई बार अपन देखते हैं चांदी के गहनों पर भी सोने की परत चढ़ा दी जाती है। सोने की परत चढ़ाने से क्या हुआ? सोने का आसानी से संक्षारण नहीं होता है, इसलिए चांदी के गहनों पर, इसके उपकरणों पर क्या कर दिया जाता है? सोने की परत चढ़ा दी जाती है। तो अपन बात कर रहे थे यहां पर विकृत गंधिता की। तो जो भी तेल से या वसा युक्त जो भी खाद्य सामग्री यानी खाने की सामग्रियां बनी है उसको उपचयित होने से, अब ये उपचयन का मतलब क्या होता है? कोई भी खाना है उसके अंदर ऑक्सीजन, अब आपको पता है वायु में क्या है? ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो उसी ऑक्सीजन से, देखो उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, ताकि ऑक्सीजन नहीं जुड़े उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो ऑक्सीकरण को रोक दें, जिसको कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। तो यहाँ पे एक पर्सन बनता है विकृत गंधिता में उपचयन को रोकने के लिए, यानी तेलीय या वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन की प्रक्रिया को रोकने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। इसको मिला देने से वो क्या हो जाता है? वो जल्दी से ऑक्सीकरण, उसके अंदर ऑक्सीकरण नहीं होता है और वो जल्दी से खराब नहीं होता, मतलब ज्यादा समय तक वो सुरक्षित रह पाएगा। खराब तो हो जाएगा लेकिन लंबे समय तक खराब नहीं होगा। उसके बाद है अगर विद्युत रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रख दी जाए। अपन अब देखते हैं आजकल पैकिंग जो आती है वो बिल्कुल इस तरह से पैक कर दी जाती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जा सके। मतलब जो डिब्बे में बंद आती है, बहुत सारी अपन मिठाइयां देखते हैं जो एकदम प्लास्टिक के या इसके जो बक्से होते हैं उसके अंदर, डिब्बों के अंदर बंद करके दिया जाता है। तो ये क्या होता है? ये भी क्या करते हैं? उपचयन की अभिक्रिया को धीमा कर देते हैं, ताकि वो मिठाई वगैरह उसके अंदर पैक की हुई हो जल्दी से खराब नहीं हो। इसके बाद में है, आपको सबसे आसान सा एक उदाहरण देते हैं जिसको आसानी से समझ में आ जाएगा। चिप्स आप सभी खाते हैं, चिप्स जो मिलते हैं उसके अंदर, बॉक्स के अंदर चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा हवा भरी रहती है। वो वास्तव में हवा, स्पेशल हवा होती है। वो क्या होता है? ऐसे नहीं है उसको फुला के दिखाने के लिए नहीं होते, उसके अंदर गैस जो भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। ये क्यों भरते हैं? ये उस चिप्स को खराब होने से बचाती है। अगर वहां उसके अंदर ऑक्सीजन भर देंगे तो वो चिप्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगे और फिर क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। आपको पता है उसका विकृत गंधिता हो जाएगी, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, उसका जो स्मेल है वो बदल जाएगी। तो इसको क्या है?
इस खराब होने से और विकृत गंधित होने से बचाने के लिए चिप्स को उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो चिप्स के जो आप फूले हुए पैकेट देखते हो जिसके अंदर हवा वो भरी होती है, वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, जो क्या करती है? कम सक्रिय होती है, मतलब वो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती है और चिप्स को और इनको क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। चिप्स को और इनको क्या रखती है? सुरक्षित रखती है, उसका उपचयन नहीं होने देती है, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होने देती। तो आपको समझ में आ गया होगा जंग संसारण क्या होता है और विकृत गंधिता। संसारण का मतलब होता है धातु के ऊपर जंग लगना, कोई भी धातु हो, ऑक्सीजन के नमी के इनके संपर्क में आने से उसका क्या होना? जंग लगना। और विकृत गंधिता का मतलब होता है जो तेलीय पदार्थ होते हैं वो कुछ समय खुला रखने के बाद उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है और वो भी खराब हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए भी अपन देखिए लोहे पर जंग को बचने के लिए उसके ऊपर क्या कर दी जाती है? रंग कर दिया जाता है या फिर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। अपन देखते हैं ना जिसको कहते हैं रेड ऑक्साइड करना, उसके ऊपर जो रेड ऑक्साइड करते हैं वो क्या होता है? यही होता है। चांदी के ऊपर देखते हैं सोने की परत चढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके नेक्स्ट अगला जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो लेसन तो यहां तक अपने जो टॉपिक थे सारे क्लियर हो गए, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो इस लेसन के अंदर है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो क्या है ये टॉपिक वो देखते हैं। तो सबसे पहले है इसके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभिक्रियाओं का एक प्रकार है वो देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो दोनों देखते हैं। हालांकि अपने चैप्टर के अंदर बात की थी कि अब बाद में इसको डिस्कस करेंगे, तो अब अपन इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर एक शब्द है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्मा प्लस क्षेपी। यहां पर इसको दो शब्दों में तोड़ लिया। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी, ऊर्जा कह सकते हैं। और क्षेपी का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना या निर्माण होना, उत्पन्न या निर्माण होना। तो देखो बात करें ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी क्या होती है? उत्पन्न होती है या ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, अपने आप अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। वो अपने आप, अगर दो पदार्थ ठंडे हैं उनको मिलाएंगे तो अपने आप गर्म हो जाएंगे, उसके अंदर गर्मी आ जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी इसके अंदर। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने देखी भी होगी बहुत बार अपने घर के अंदर जो मकान बनाते समय जो चूना लाया जाता है, उस चूने के अंदर पानी मिलाते हैं। पहले वो आप उसको हाथ लगा के देखें बिल्कुल ठंडा होगा, और जैसे इसके अंदर पानी बनाएंगे तो वो बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब उसके अंदर क्या बनी है? ऊष्मा उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है? ऊष्मा। ये जो गर्मी है वो एक ऊष्मा का रूप है। यानी किसी भी पदार्थ के अंदर से ऊष्मा का निकलना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? निर्माण होता है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अपन उदाहरण के लिए देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये जो गैस बनी है वो अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। इस अमोनिया के साथ में जैसे ही अभिक्रिया होती है ना, तब इसमें 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का निर्माण होता है। ये क्या है? ये है ऊर्जा। ऊर्जा कह दो या ऊष्मा कह दो, एक ही बात होती है, ठीक है। ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मा। तो यहां पर इतनी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहां पर देखेंगे जब भी आपको यहां पर प्लस में ऊर्जा लिखी हुई दिखे, ये कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा का मात्रक है। ये दिखी हुई मिले, इसका मतलब वो जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसमें ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। एक अपन सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यहां पे देखेंगे। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो अपन सांस लेते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? इस अभिक्रिया को समझते हैं। पहले तो सबसे पहले अपन जो भोजन करते हैं, आपको पता है सभी जीवों को किसकी जरूरत पड़ती है? भोजन। क्या कोई जीव भोजन के बगैर रह पाता है? अगर वो सजीव है तो नहीं रह पाएगा, ठीक है। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। जो अपन भोजन करते हैं, जो अपन खाना खाते हैं, पहले वो भोजन है जो किसमें बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। और फिर उस ग्लूकोज का होता है अपघटन। वो ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है, तब उसके अंदर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। देखो किस तरह से अपने शरीर के अंदर अभिक्रिया होती है। ये एक आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? ठीक है, उसको समझते हैं। तो पहले अभिक्रिया लिखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12
O6। ये किसका है? ये सूत्र है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। अब आपको पता है ग्लूकोज जो है वो सिर्फ अभिक्रिया खुद नहीं कर लेता है, उसके लिए क्या होता है, किसकी जरूरत पड़ती है? ग्लूकोज के साथ अपने को टूटने के लिए एक गैस की जरूरत पड़ती है जो अपने सांस के तौर पे अंदर लेते हैं। बताओ वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से। अब देखो जैसे ही ये अभिक्रिया होती है, अब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है वो अपन देखते हैं। क्या बता पाएंगे? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनेगी? तो अपन सांस के तौर पर जो गैस बाहर छोड़ते हैं, क्या आपको पता है वो कौन सी गैस है? तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही ग्लूकोज का अपघटन होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपघटित होता है, ग्लूकोज टूटता है, तो एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन सांस के साथ बाहर छोड़ते हैं। साथ में ही बनता है इसके जल भी। साथ में क्या बनता है? जल बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बनती है वो बनती है ऊर्जा, जो अपने शरीर के अंदर क्या है? शरीर के अंदर ऊर्जा जो मिलती है जिससे अपन सारे कार्य कर पाते हैं। तो कार्य करने के लिए आपको पता है ऊर्जा की जरूरत होती है, वो इस प्रकार मिलती है। तो कैसे? देखो ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनता है जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। एक तो बनता है जल और फिर क्या मिलती है इसके अंदर? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो देखो प्लस में ऊर्जा लिखी हुई है, इसका मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है? इसके अंदर ऊर्जा का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो जिसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इसके साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में, जो साग सब्जियां घर में बनाई जाती है, ठीक है, उसके भी विघटन से क्या होता है? अगर उसको रख देते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया उसका क्या कर देते हैं? विघटन कर देते हैं और कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सड़ने से, आप देखते हैं कोई चीज सड़ने लग जाती है तो वो कंपोस्ट के रूप में यानी खाद का रूप ले लेती है। ठीक है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप देखेंगे घर के अंदर किसी टिफिन के अंदर सब्जी कोई बनी हुई है, उसको पैक करके रख दो, 2 दिन बाद देखेंगे तो वो सब्जी क्या होगी? आपको खुद ऐसा महसूस होगा उसके अंदर से बहुत सारी जैसे बदबू वाली गैस निकलेगी और साथ में आपको लगेगा ये हल्की गर्म भी है। वो गर्म होने का कारण क्या है? वो कंपोस्ट के कारण उसके अंदर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके अंदर से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अपन चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे आगे वर्मी का जो कंपोस्ट की खाद कैसे बनती है, उसके अंदर ऊर्जा कैसे मिलती है, आगे वो आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लेना कि जब सब्जियों का विघटन होता है तो कंपोस्ट बनने से कंपोस्ट बनता है और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का बिल्कुल उल्टा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा बनती है। इसमें क्या होगा? ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी अपने को, ऊष्मा का अवशोषण होगा। देखो ऊष्माशोषी मतलब अवशोषण, शोषी से क्या रखना है? अवशोषण। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे अपन ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्षेपी का मतलब उसके अंदर निर्माण होता है, उत्पन्न होती है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, अगर ऊष्मा नहीं होगी तो वो अभिक्रिया भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या लिखते हैं? ऊष्मा। जैसे यहाँ प्लस के रूप में लिखा था तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस के रूप में लिख देंगे। जैसे एक अभिक्रिया लिखी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई N2 और O2, तो क्या बना? ये N2O बना, एक नाइट्रोजन गैस बनी है और साथ में ही क्या है? N2 नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस बनी है और साथ में इतनी ऊष्मा का इसके अंदर क्या पड़ी थी? जरूरत पड़ी थी। इसके अंदर ऊष्मा का अवशोषण हुआ था, इसलिए क्या है? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है।
उदाहरण के तौर पे अपन ले सकते हैं, जैसे ही अपन घर के अंदर कोई सब्जी बनाते हैं, तो क्या सब्जी मान लो जो भी चीज बना रहे हैं, मान लो आलू की सब्जी बना रहे हैं तो आलू काट के डाल दिए, सारे मसाले उसके अंदर डाल दिए, तो क्या सब्जी बन जाएगी? नहीं बनेगी। जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे, जब तक उसको उष्मा नहीं देंगे, वो सब्जी नहीं बनेगी। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया हैं जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है, और जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है, उष्मा का अवशोषण होता है, उसे अपन कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, चूने की पोताई करने के 2 या 3 दिन बाद चमक क्यों आती है? जैसे घर में अपन जैसे कहते हैं ना आम भाषा में कली करना, जो कली करते हैं, चूना करते हैं, तो हाथों हाथ उसकी इतनी चमक नहीं आती। अगर उसको 1-2 दिन छोड़ देंगे, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसके अंदर बिल्कुल आपको व्हाइट दिखने लगेगा वो। तो ऐसा क्या होता है कि वो उसके अंदर 2 से 3 दिन बाद चमक आती है? तो इसका एक सिंपल सा देखो, सबसे पहले तो अपन बात करें तो ये जो चूना होता है, जो अपन कली जिसको कह रहे हैं, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके अंदर अपन मिलाते हैं जल। कली करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। तो पानी मिलाते ही उसके अंदर क्या बन जाएगा? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन क्या करते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घर के ऊपर पुताई करते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ठीक है, ये अभिक्रिया करता है किससे? आज जो वायुमंडल के अंदर जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे अभिक्रिया कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे एक जो पदार्थ बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 प्लस H2O। देखो अभिक्रिया को आप संतुलित कर लें, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूं। अब देखो यहां पे ये जो है इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। इसका एक आम भाषा में नाम है बिना बुझा चूना, और इसका नाम है बुझा हुआ चूना। ये जो है वो बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं। बुझा हुआ कैसे है? क्योंकि बिना बुझे हुए जो आपने इसको क्या किया था, गर्म करके जो चूना तैयार किया था, कली जो तैयार की थी, इसके अंदर जैसे ही पानी मिला देंगे ये बुझ जाएगा। एक बार तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर बुझ जाएगा वो। ठीक है, उसको पानी में घोल लिया, और पानी में घोलने के बाद वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन क्या करते हैं, घरों के अंदर इसकी पोताई कर देते हैं, चारों तरफ दीवारों पर लगा दिया। अब लगाने के बाद में क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके संपर्क में आती है। किसके? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया था दीवार के, वो उसके संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करती है जो क्या होता है, वाइट होता है, उससे ज्यादा चमकदार होता है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछे संगमरमर, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो ये संगमरमर का भी सूत्र है, फॉर्मूला है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसको बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि आपको पता है ये अभिक्रिया जो होती है बहुत धीमी गति से होती है। धीरे धीरे होने से क्या होता है, इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद में जो आपको चमक दिखाई देती है वो सारी उसके 2 से 3 दिन के प्रोसेस के बाद दिखाई देती है। इस कारण क्या होता है, जो चूने की पोताई करते हैं उसकी चमक 2 से 3 दिन बाद आती है। तो देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले आप चाहें तो ये अभिक्रिया लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो आप यहां से शुरू करें इसका लिखना। आंसर क्या आंसर लिखेंगे, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनता है। ठीक है, ये अभिक्रिया लिख दी। अब इस अभिक्रिया से ही समझेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब पुताई की जाती है तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ धीमी गति से क्या करता है, अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती है दीवार के ऊपर।
ठीक है, क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती है, बना देता है। इस परत का निर्माण 2 से 3 दिन में होता है। कितने दिन में, 2 से 3 दिन में, जिससे क्या है, दीवारों पर चमक आ जाती है, जिससे क्या है, दीवारों पर चमक आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को होने में कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है, 2 से 3 दिन। तो ये था आपका चैप्टर पूरा। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट चैप्टर तो जो था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, जिससे आपका जो डाउट्स है उसको क्लियर किया जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।